नमस्कार दोस्तों। यहाँ हेडलाइंस नहीं, पावर के पीछे का पूरा गेम समझाया जाता है। यहाँ न्यूज नहीं, एनालिसिस होता है। और आज जो बात करने वाले हैं वो सिर्फ ईरान की कहानी नहीं है, ये दुनिया के नेक्स्ट डेंजरस फेज की वार्निंग है। सोचो, रात को फोन वाइब्रेट होता है, स्क्रीन पर एक लाइन दिखती है और पूरा जियोपॉलिटिकल सिस्टम फ्रीज हो जाता है। अली खामनेई इज डेड। ये कोई सेलिब्रिटी डेथ नहीं जिसमें 2 दिन रिप लिख के लोग आगे बढ़ जाते हैं। ये वो खबर है जिसके बाद जर्नल्स मैप्स खोलते हैं, ऑयल प्राइसेस रिएक्ट करती हैं और डिप्लोमेट्स अपनी हर लाइन को वर्ड बाय वर्ड वेट करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक आदमी की मौत नहीं, ये मिडल ईस्ट के पावर का स्विच ऑफ होना है। खामनेई कोई माइक पकड़ के भाषण देने वाला नेता नहीं था, वो ईरान का कमांड सेंटर था। प्रेसिडेंट गवर्नेंस संभालता था, पार्लियामेंट लॉज पास करता था, लेकिन फाइनल अथॉरिटी, मिलिट्री स्ट्रेटेजी, न्यूक्लियर पोस्चर, फॉरेन प्रॉक्सी सब सुप्रीम लीडर के अंडर था। इसलिए जब खामेनेई मरा तो ईरान ने सिर्फ एक लीडर लूज नहीं किया, उसने अपना सेंट्रल डिसीजन मेकिंग नोड लूज किया। अब सीधा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर आते हैं, इसको मारा कैसे गया? इस जवाब को ड्रामा या कॉन्स्पिरेसी में नहीं बल्कि ऑपरेशन एनालिसिस के लेंस से समझना होगा। ये कोई इंपल्सिव स्ट्राइक नहीं थी और ना ही एक सिंगल वेपन एसिसिनेशन। ये एक जॉइंट मल्टी डोमेन प्रिसीजन ऑपरेशन था जिसमें यूनाइटेड स्टेट और इजराइल दोनों की कोर कैपेबिलिटीज एक साथ डिप्लॉय हुई। इस मिशन का फ्रेमवर्क डिफेंस एनालिटिक्स डिसेप्शन स्ट्राइक के रूप में डिस्क्राइब करते हैं। मतलब टारगेट सिर्फ एक आदमी नहीं बल्कि पूरी डिसीजन मेकिंग चेन का टॉप नोड था। मिशन का नाम पब्लिक डोमेन में अलग अलग आउटलेट्स अलग तरीके से रेफर करते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर एक ही था, सरप्राइज, प्रिसीजन और स्पीड। ऑब्जेक्टिव ये था कि लीडरशिप को एक ही विंडो में न्यूट्रलाइज किया जाए, बिना प्रोलॉन्ग बॉम्बार्डमेंट और बिना इमीडिएट ऑल आउट वॉर ट्रिगर किए। ऑपरेशन का पहला लेयर था इंटेलिजेंस डोमिनेंस। इजरायली साइड ने ह्यूमन और सिग्नल इंटेलिजेंस के जरिए खामनेई के मूवमेंट पैटर्न, सिक्योर लोकेशन और टाइमिंग विंडोज को मैप किया। यहाँ फोकस सिर्फ कहां पर नहीं था बल्कि कब पर था। कौन सा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल किस टाइम रिलैक्स होता है, इनर सिक्योरिटी रिंग किस वक्त वीक होती है। अमेरिकन साइड ने इसको सपोर्ट किया रियल टाइम सर्विलेंस, सैटेलाइट ट्रैकिंग और इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग के थ्रू, ताकि लास्ट मिनट कंफर्मेशन और कोऑर्डिनेशन में कोई गैप ना रहे। दूसरा लेयर था सिस्टम ब्लाइंडिंग। स्ट्राइक से जस्ट पहले ईरान के लोकल एयर डिफेंस और कम्युनिकेशन ग्रिड पर लिमिटेड और हाईली टारगेटेड इलेक्ट्रॉनिक डिसरप्शन किया गया। ये फुल ब्लैकआउट नहीं था बल्कि कंट्रोल कंफ्यूजन थी, जिससे रिस्पॉन्स में डिले हो, कमांड क्लैरिटी ब्रेक हो और अटैक का एग्जैक्ट नेचर पर इंस्टेंट अंडरस्टैंडिंग ना बन पाए। फाइनल लेयर था प्रिसीजन एग्जीक्यूशन। ये कारपेट बॉम्बिंग या एरिया डिस्ट्रक्शन नहीं था। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टैंड ऑफ प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस का यूज हुआ जो सिर्फ उस स्पेसिफिक कंपाउंड या स्ट्रक्चर को टारगेट करते हैं जहां लीडरशिप प्रेजेंस कंफर्म्ड थी। ब्लास्ट रेडियस इंटेंशनली लिमिटेड रखा गया, कोलेटरल डैमेज मिनिमाइज किया गया और पूरा स्ट्राइक विंडो कुछ ही मिनट्स का था। इसी वजह से डिफेंस सर्कल इसे एक सर्जिकल लीडरशिप डिसेप्शन हिट के रूप में देखते हैं, ना कि ट्रेडिशनल मिलिट्री असोल्ट के तौर पर। इस पूरे ऑपरेशन का सबसे क्रिटिकल एस्पेक्ट था प्लॉसिबल डिनायबिलिटी। कोई इमीडिएट ग्रांट अनाउंसमेंट नहीं, कोई विक्ट्री परेड नहीं, कोई लाउड चेस्ट थंपिंग नहीं। स्ट्रेटेजिक साइलेंस मेंटेन की गई ताकि ईरान के पास तुरंत ऑल आउट वॉर जस्टिफाई करने का एक क्लीन मोरल ट्रिगर ना हो और इंटरनल कंफ्यूजन एक्सटर्नल एस्केलेशन से पहले ही स्टार्ट हो जाए। ये मॉडर्न वॉरफेयर का सबसे कोल्ड और कैलकुलेटेड वर्जन है। अब दूसरी तरफ एक सवाल ये भी उठता है कि अमेरिका और इजराइल ने इतना बड़ा रिस्क लिया ही क्यों? जवाब आइडियोलॉजी से ज्यादा टाइमिंग में छुपा है। ईरान न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड का डेंजरसली पास पहुंच चुका था। जब एक आइडियोलॉजिकली रिजिड लीडरशिप के पास नियर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी होती है तो डेटरेंस अनरिलायबल हो जाता है। वॉशिंगटन के लिए ये रेड लाइन थी, तेल अवीव के लिए सर्वाइवल का सवाल था। डिसीजन ये नहीं था कि अटैक करे या नहीं, डिसीजन ये था कि अभी या फिर कभी नहीं। यहीं से रीजनल रिएक्शन समझ आते हैं। गल्फ कंट्रीज पब्लिकली रिस्ट्रेन दिखते हैं, कॉन्डोलेंसेस और बैलेंस की लैंग्वेज यूज करते हैं, लेकिन प्राइवेटली उनके लिए एक स्ट्रेटेजिक रिलीफ है, क्योंकि ईरान का एग्रेसिव रीजनल फुटप्रिंट उनके लिए सालों से प्रेशर पॉइंट रहा है। फिर भी कोई सेलिब्रेशन नहीं होती, क्योंकि मिडल ईस्ट में जब कोई स्ट्रॉन्ग पिलर गिरता है तो स्टेबिलिटी नहीं टर्बुलेंस आता है। अब फोकस ईरान के अंदर शिफ्ट होता है। सुप्रीम लीडर का जाना सिर्फ सिंबॉलिक लॉस नहीं होता, ये पावर वैक्यूम क्रिएट करता है। सक्सेसर का सिलेक्शन रिलीजियस सेरेमनी नहीं बल्कि मिलिट्री अप्रूव प्रोसेस होता है।
रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यहाँ डिसिसिव रोल में आते हैं। अगर उन्होंने कंट्रोल कंसोलिडेट किया तो ईरान और ज्यादा सिक्योरिटी स्टेट बनेगा। अगर फ्रैक्शंस के बीच फ्रिक्शन बढ़ा तो इंटरनल स्टेबिलिटी इनवाइटेबल है। और हिस्ट्री बताती है जब रिजीम्स अंदर से प्रेशर में होती है तो बाहर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करके पब्लिक का फोकस डाइवर्ट करती है। इसलिए सरेंडर का ऑप्शन प्रैक्टिकली एग्जिस्ट ही नहीं करता ईरान के लिए। ईरान का रिस्पॉन्स असिमेट्रिक होगा। डायरेक्ट न्यूक्लियर एक्सचेंज अनलाइकली है, लेकिन प्रोक्सी, साइबर प्रेशर, रीजनल फ्लैश पॉइंट्स और स्ट्रेटेजिक रूट्स पर इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी। इजराइल पर इनडायरेक्ट हीट आएगी। ग्लोबल शिपिंग और एनर्जी मार्केट पर रिपल इफेक्ट दिखेगा और अमेरिका को मल्टीपल थ्रेटर्स में एंगेजमेंट बढ़ानी पड़ेगी। इस पूरी पिक्चर का एक और लेयर है जो हेडलाइंस में कम दिखती है। ईरान का यूथ फैक्टर। डिकेड्स ऑफ सैंक्शंस थ्रू अमेरिका, सोशल रिस्ट्रिक्शंस और इकोनॉमिक प्रेशर्स के बाद खामनेई का जाना एक साइकोलॉजिकल क्रैक क्रिएट करता है। कुछ लोग इसे होप देखेंगे, कुछ फियर, और जब होप और फियर साथ पैदा होते हैं या तो रिफॉर्म का प्रेशर बढ़ता है या फिर रिप्रेशन और ज्यादा ब्रूटल हो जाता है। शॉर्ट टर्म पीस दोनों केसेस में अनलाइकली होती हैं। यहाँ एक बात क्रिस्टल क्लियर है, जियोपॉलिटिक्स में लीडर रिप्लेस हो जाते हैं, आइडियोलॉजीज धीरे धीरे मरती हैं। खामनेई के जाने से चेहरा गया है, पर वो सिस्टम अभी भी जिंदा है जो डेकेड से कॉन्फ्लिक्ट को फ्यूल करता आया है। इसलिए जो लोग कह रहे हैं अब सब ठीक हो जाएगा, वो हिस्ट्री को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। आज दुनिया शायद कुछ घटनाओं के लिए चुप है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स कोई पॉज बटन नहीं जानती। ये खामोशी स्ट्रॉम के पहले आती है। खामनेई के साथ गेम ओवर नहीं हुआ, गेम का लेवल चेंज हुआ है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स, ज्यादा डेंजरस और ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल। और इसी पॉइंट पर कहानी बंद होती है, क्योंकि असली सवाल ये नहीं है कौन मरा, असली सवाल है लीडर गया लेकिन आग अभी जिंदा है, और क्या हम इस दुनिया के लिए रेडी हैं जो इस आग से निकलकर आने वाली है। क्योंकि जैसे जैसे आपको दिख रहा है, आप न्यूज देख रहे होंगे, तो उसके अंदर ईरान की तरफ से वॉर एस्केलेशन बढ़ता जा रहा है और ये वर्ल्ड वॉर 3 को भी शुरू कर सकता है। जैसे जैसे वो वॉर का दायरा बढ़ाएगा, वॉर के अटैक्स बढ़ाएगा, उतनी ज्यादा कंट्री इन्वॉल्व होंगी और उसके वजह से इकोनॉमिक ड्रॉप आएगा। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आई तो याद रखिए, जियोपॉलिटिक्स में सबसे खतरनाक चीज होती है आधी जानकारी। इसलिए ऐसे ही डीप ब्रेकडाउन्स के लिए चैनल को फॉलो करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स में बताएं आपको लगता है दुनिया इस नेक्स्ट फेज के लिए रेडी है या नहीं। मिलते हैं अगले एनालिसिस में, तब तक के लिए हेडलाइन से आगे सोचिए। बाय बाय।